करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है। इस हेड में, डिजिटल मेट के हेड में 10 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की गई है। क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करना है और खनन प्रभावित लोगों के हितों के लिए करना, उनके कल्याण के लिए करना है। आप देखिए, इसमें पंचायत चिन्हित किया हुआ है, डीएमएफटी के सप्लायर भी बैठे रहते हैं। तो ये 51 लाख रुपए जो पकड़े गए, निश्चित रूप से ये बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के सामान को हटा के फिर डुप्लीकेट सामान लगा दिया जाता है। तो पार्टी के मुख्यालय में आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में मैं सबसे पहले आप सभी संवाददाता भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आज बोकारो जिला में डीएमएफटी फंड में जो वित्तीय अनियमितता बरती गई है, सरकारी राशि की जिस तरह से बंदरबाट की गई है, उस पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले कि लगभग पूरे बोकारो जिला में डीएमएफटी में 631 करोड़ से ज़्यादा राशि का बंदरबाट किया गया है। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं तो कई ऐसे विषय है। एक तो मूल रूप से जो डीएमएफटी फंड में जो योजनाएं ली जाती हैं, उसमें शासी निकाय बनी होती है। शासी निकाय से पारित योजनाओं को ही डीएमएफटी योजना के तहत लिया जाता है। लेकिन सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो बिना शासी निकाय से पारित किए हुए योजनाओं को ले लिया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि टेंडर प्रोसेस फॉलो करना है। जब हम सरकारी योजना का व्यय करते हैं या सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं, तो उसके लिए झारखंड फाइनेंशियल रूल्स 235 कहता है कि हमको टेंडर प्रोसेस से गुजरना है। अगर हम टेंडर प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं तो हम सीधे सीधे मनोनयन के आधार पर किसी एजेंसी को हम लोग काम नहीं दे सकते हैं। बोकारो में कई एजेंसी को मनोनयन के आधार पर, बिना टेंडर प्रोसेस फॉलो किए हुए मनोनयन के आधार पर काम दे दिया गया है। जहाँ तक हम मनोनयन की बात करें तो वो किसी डीसी को यह अधिकार नहीं है, सेक्रेटरी तक का अधिकार नहीं, मुख्यमंत्री तो का अधिकार नहीं। ये अधिकार रूल्स 235 झारखंड फाइनेंशियल रूल्स का 235 को शिथिल करने का प्रावधान रूल्स 245 में, और ये अधिकार झारखंड सरकार की सिर्फ कैबिनेट को ही अधिकार है। तो कैबिनेट की जो अधिकार है, उस कैबिनेट के अधिकार को आप समझ सकते हैं कि जिला स्तर के पदाधिकारी, डीसी भी उसका अवेल करके नियम का वायलेशन करते हुए अपने स्तर से सीधे सीधे बिना टेंडर करते हुए लोग काम दे दिए। कई ऐसे उदाहरण आप देखे होंगे। तो एक यहाँ पर उदाहरण, ये 4 सितंबर का दैनिक भास्कर का अखबार का कतरन है। इसमें आप देखें कि एक स्कूल की बाला पेंटिंग में खर्च किए गए 4 करोड़ 79 लाख रुपए। मतलब 4 करोड़ 79 लाख में तो बिल्डिंग बन जाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाता है। और 4 करोड़ 79 लाख रुपए सिर्फ उसका पेंटिंग में, बाला पेंटिंग करने में खर्च किया गया। ये इतनी बड़ी बड़ी वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि का गबन, दुर्विनियोग और सरकारी राशि का बंदरबाट किया गया है। ये आप देखें कि 4 सितंबर का ही ये दैनिक भास्कर का अखबार का कतरन है। इसमें साफ है कि बाजार दर से 220% ज्यादा रेट से किया गया टेंडर। यानी अगर 1 रुपया का योजना है तो उसको 220 रुपया से ज्यादा दर से टेंडर किया गया, और 2 साल में 631 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। मतलब ये इस तरह की वित्तीय अनियमितता भी बढ़ती गई है। अब ये और देखें, ये 5 सितंबर का ही अखबार का कतरन है दैनिक भास्कर का। 6 एजेंसियों को थमाए 17 टेंडर और 60 करोड़ का भुगतान भी कर दिए गए। और ये काम क्या है, किसके लिए दिया गया है? ट्रेनिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए, कोचिंग प्रोजेक्ट में ये 60 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया है। जबकि भारत सरकार और राज्य सरकार का
स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसे प्रशिक्षण का काम चल रहा है जहां राज्य सरकार और भारत सरकार के लिए अलग से योजनाएं चल रही स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो डीएमएफटी के माध्यम से ऐसे योजनाओं का चलाना, ऐसे योजनाओं के लिए सीधे सीधे मनोनयन के आधार पर कंपनी का सिलेक्शन कर लेना बिना टेंडर का और सीधे सीधे 60-60 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर संकेत करता है। तो ये एक मामला। दूसरा, इसमें सबसे आपको आश्चर्यजनक होगा, एक और देखें, ये 5 सितंबर का ही अखबार का कतरन है। डीएमएफटी घोटाला, 1 लाख का तड़ित चालक को 4 से 5 लाख रुपए में खरीदा गया। जो 1 लाख का तड़ित चालक है उसको 4 से 5 लाख रुपए में खरीदा गया और उसको पूरे राज्य में लगाया गया। एक आपको हम दिखाते हैं कि जिला प्रशासन का ही चिन्हित किया हुआ है। ये जिला प्रशासन के उपायुक्त की अध्यक्षता में 29 सितंबर को ये सरकार जिला प्रशासन का चिन्हित किया हुआ है जो डीएमएफटी का फंड है हमको कहाँ खर्च करना है। डीएमएफटी का फंड खर्च करना है कि जहां पर जो खनन प्रभावित क्षेत्र है, जहां खनन प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं, तो खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करना है और खनन प्रभावित लोगों के हितों के लिए करना, उनके कल्याण के लिए करना है। आप देखिए इसमें पंचायत चिन्हित किया हुआ है कि बोकारो जिले के किस किस पंचायत, मतलब जहां कोलियरी है या माइंस है वहां से जो इफेक्ट लोग हैं, ये पंचायत चिन्हित किया हुआ है कि हमको किस किस पंचायत में हमको डीएमएफटी का पैसा खर्च करना है। जहां लोग माइन से इफेक्टेड है, माइन से इफेक्टेड एरिया है, वहीं पर डेवलपमेंट योजना। तो ये जो हम 6 से 38 करोड़ घोटाले की बात कर रहे हैं, इसका भी उल्लंघन जिला प्रशासन का एक कमेटी के द्वारा तय किया गया कि हम यही राशि खर्च करेंगे, इन्हीं पंचायतों में राशि खर्च करेंगे। इन पंचायतों से बाहर पूरे जिले में जाकर राशि का खर्च किया गया। जिला प्रशासन का ही बनाया हुआ चिन्हित किया हुआ पंचायत शासी निकाय के द्वारा अनुमोदित और फिर उसी का उल्लंघन करके पूरे जिला में जहां तहां इसका बंदरबांट कर दिया गया है। तो ये एक गंभीर जिला प्रशासन का ही बनाया और उसी का उल्लंघन, तो ये गंभीर अनियमितता है। ये देख लें 6 सितंबर का ही है, 6 सितंबर का अखबार का कतरन है। ये 40,000 का डिजिटल मैट 1.25 लाख रुपए में खरीदा। 40,000 का डिजिटल मैट 1.25 लाख में खरीदा, करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है। इस हेड में, डिजिटल मैट के हेड में 10 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की गई है। बोकारो जिला के 1,666 आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल मैप की आपूर्ति के लिए ये इसमें घोटाला किया गया। ये घोटाला 10 करोड़ से ज्यादा का। आगे हम लोग बात करें तो अभी ये 7 सितंबर का दैनिक भास्कर का ही अखबार का कतरन है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि एजेंसी पर अफसर इतने मेहरबान हैं कि काम अधूरा, इसके बाद भी 24 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। इसमें क्या है कि पूरे बोकारो जिला के 260 स्कूलों में टैब लैब की स्थापना करना था और टैब लैब स्थापना करने के नाम पर करोड़ों रुपए का गड़बड़ी किया गया और सबसे ज्यादा कि टैब का जितना कीमत था उसे 3 गुना कीमत में ज्यादा भुगतान कर दिया गया। ये बिल्कुल ही गंभीर शिकायत, गंभीर आरोप है, गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अब आगे आप बात करें तो इसमें एक है कि हाईमास्ट लाइट, ये भी अखबार का कतरन है 8 सितंबर का। 187 हाईमास्ट लाइट लगाया गया है और 187 हाईमास्ट लाइट में इसका 935 करोड़ रुपया इसका कीमत है। 187 हाईमास्ट लाइट का कीमत है 9 करोड़ 35 लाख रुपया और उसको भुगतान कर दिया गया 18 करोड़ 75 लाख रुपया। मतलब जितना का कीमत है उसका दुगुना से ज्यादा उसको भुगतान कर दिया गया। एक हाईमास्ट लाइट की बाजार में कीमत लगभग 5 लाख है और जिला प्रशासन इसको 10 लाख के दर से भुगतान कर दिया, यानी जस्ट डबल 9 करोड़ 35 लाख कीमत, भुगतान कर दिया 18 करोड़ 75 लाख। तो इस तरह से सरकारी राशि का बंदरवाट जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने किया है। अब आगे हम लोग बात करें तो पूरी तरह से जिला प्रशासन, इसमें अगर बात करेंगे तो कई ऐसी एजेंसी है
कई ऐसे एजेंसी हैं, उसी जिला में पदाधिकारी है, डीटीओ के एक एक पदाधिकारी का हम लोग नाम ले सकते हैं। एक बंदना से जोलकर है, ये जिला परिवहन पदाधिकारी है। और जिला परिवहन पदाधिकारी को पूरे बोकारो जिला का डीएमएफटी का प्रभारी बनाया जाता है, डीएमएफटी का प्रभारी पदाधिकारी बनाया जाता है। और प्रभारी पदाधिकारी के इशारे से ये जांच का विषय है कि कई ऐसी एजेंसी को 10 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया, 5-5 करोड़ करके 2-2 बार। ये कंपनी का हम नाम भी आपको बताते हैं। कैरियर प्लस करके एक कंपनी है, इसको कोचिंग वगैरह के लिए इसको 2 बार 5-5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। और ये जांच का विषय, इसमें जो डीएमएफटी का प्रभारी है उसी के परिवार के लोग उस कंपनी में डायरेक्टर है, उन्हीं लोग की संलिप्तता, मतलब किस कदर कि डीएमएफटी का प्रभारी और फिर उसी डीएमएफटी के प्रभारी के परिवार के लोगों की कंपनी, और उनको कैरियर प्लस को 10 करोड़ से ज्यादा 2 बार 5-5 करोड़ का करके भुगतान कर दिया गया है। तो इस तरह से एक समकारा कंपनी है, ये समकारा कंपनी को भी इसी तरह से ये समकारा कंपनी है, इसको भी करोड़ों रुपए का बंदरमाट करके इन लोग किया है। अभी आगे हम लोग और बात करें तो अभी आप देखेंगे कि ये अखबार का कतरन है, ये 51 लाख रुपए नगद के साथ पकड़े जाते हैं। और जिस गाड़ी में ये पैसा लेके जा रहे हैं उस गाड़ी में डीएमएफटी के सप्लायर भी बैठे रहते हैं। तो ये 51 लाख रुपए जो पकड़े गए, निश्चित रूप से ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जिस गाड़ी में पैसा पकड़ाता है 51 लाख रुपया, उस गाड़ी में डीएमएफटी के सप्लायर भी बैठे रहते हैं। तो ये पैसा किसका था, कहाँ गया, किसके लिए जा रहा था, किसका पैसा है, ये भी गंभीर अनियमितता की ओर इंगित कर रहा है। इसके साथ फिर हम लोग बात करें, ये है 10 सितंबर का अखबार का कतरन है। इसमें साफ रूप से कहता कि सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन नहीं और उसे खरीदा भी नहीं, और 133 करोड़ रुपए का भुगतान, मतलब सीटी स्कैन खरीदाया भी नहीं, सीटी स्कैन का सप्लाई भी नहीं हुआ, और डीएमएफटी के 133 करोड़ से खरीदे गए अधिकतर सरकारी अस्पताल में बेकार पड़े हुए। इसी तरह से खेल का है, अभी खेल कूद के लिए भी इसी तरह का करोड़ों रुपए का सामान वो आपका चंदन क्यारी में पड़ा हुआ, इसका कोई उपयोगिता नहीं है, सड़ रहा। तो ये स्वास्थ्य विभाग में वही स्थिति है, खेल कूद में भी वही स्थिति है। तो इस तरह से आप डीएमएफटी में जिस तरह से वहां पर लूट मचा हुआ, हम लोगों ने इस मामले को लेकर हर मोर्चे पर, ये आपका जिस खेलकूद की बात कर रहे थे, ये खेलकूद के लिए 91 लाख से ज्यादा की तीरंदाजी से संबंधित सामान खरीद के उसको चंदन क्यारी सेंटर को दिया जाता, और उस सेंटर से भी उसको गायब कर दिया जाता है। बढ़िया क्वालिटी के सामान को हटा के फिर डुप्लीकेट सामान लगा दिया जाता है। तो यहाँ भी खेल वाला में भी काफी इसमें अनियमितता बरती गई है। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो पूरे राज्य डीएमएफटी में पूरे राज्य का लगभग यही लूट की स्थिति बनी हुई है। आप देखे होंगे प्रिंसिपल जनरल, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, उनका भी यह है कि काफी डीएमएफटी के फंड में मिसयूज किया जा रहा है, काफी अनियमितता बरती जा रही है। राज्य सरकार से मांग करते हैं कि विशेष करके बोकारो जिला में जो डीएमएफटी में जिस तरह से लूट हुआ है, जिस तरह से फाइनेंस रूल का वॉयलेशन किया गया, जिस तरह से वित्तीय गबन और दुर्विनियोग किया गया है, राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं सीधे सीधे कि आप इसकी सीबीआई जांच कराएं। चूंकि करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घोटाले की बात है, तो राज्य सरकार से मांग है कि निश्चित रूप से इसकी सीबीआई जांच कराए, और इसके साथ ही पूरे राज्य में डीएमएफटी में और जगह पर क्या स्थिति है इसका स्पेशल ऑडिट करा। लेकिन बोकारो जिला में जो वित्तीय अनियमितता हुई है इसकी राज्य सरकार सीबीआई जांच कराए, ये हम लोगों का स्पष्ट रूप से मांग है। और बात करेंगे हम लोगों ने कि इसकी विधिवत, अभी झारखंड सरकार में विजिलेंस डीजीपी ही डीजीपी है, हमने डीजीपी को भी
जो न्यूज 11 में चला था 4 सितंबर को, तो न्यूज 11 का जो वीडियो क्लिपिंग है जो इसमें डीएमएफटी बोकारो में जो अनियमितता से संबंधित था, हमने वीडियो क्लिपिंग डीजीपी विजिलेंस को भी भेजा था और आग्रह किया था कि आप इस पर संज्ञान लें, जांच कराएं और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करें। हमने व्हाट्सएप किया था चीफ सेक्रेटरी को भी, न्यूज 11 का जो क्लिपिंग था उसको चीफ सेक्रेटरी को भी और विजिलेंस डीजीपी को भी भेजा था, उनके संज्ञान में लाया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि इसको आप कार्रवाई करें। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो हमने 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट किया था। ये जो अखबार के कतरन है, कई अखबार का कतरन को संलग्न करते हुए मुख्यमंत्री जी को भी हमने ट्वीट किया था और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था कि डीएमएफटी में जो बोकारो जिला में वित्तीय अनियमितता बरती गई है इसको संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच और जो भी दोषी पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए की जो वित्तीय अनियमितता और नियमों की जो उल्लंघन किया गया, हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से और राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि इतनी बड़ी वित्तीय गबन, इतनी बड़ी वित्तीय दुर्विनियोग और वित्तीय अनियमितता की निश्चित रूप से सीबीआई जांच राज्य सरकार कराए और जो भी दोषी हैं, चाहे वो एजेंसी हो, पदाधिकारी हो, जिन्होंने भी इस तरह के वित्तीय गबन को अंजाम दिया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही राज्य सरकार से आग्रह। ये जब हुआ मामला उस दौरान आप भी वहाँ के विधायक थे और विधायक होने के नाते आप डीएमएफटी के सदस्य भी हुए, तो क्या इसकी जानकारी थी आपको इस तरह का स्कैम हो रहा है या आपने कभी अवगत कराया? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग यही पूछ रहे हैं कि उस दौरान ज़्यादातर जो लोग थे वो बीजेपी के ही लोग थे। देखिए वो क्या है कि जो डीएमएफटी है और जो डीएमएफटी के शासी निकाय होती है, जो शासी निकाय है, शासी निकाय के बैठक में सिर्फ योजना पारित किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमने तो कहा कि जो शासी निकाय से योजना पारित है उस शासी निकाय से पारित योजनाओं से बाहर ले जाके पदाधिकारियों ने योजना को सैंक्शन करा के योजना को ले लिया, जबकि नहीं कराना था। दूसरा कि जब एक पंचायत चिन्हित किया हुआ कि हमको इन्हीं पंचायत में डीएमएफटी की पैसा हमको खर्च करना है, वहां पर योजना लेना, तो उसे बाहर जाके पदाधिकारियों को काम नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से पदाधिकारियों ने आउट ऑफ वे जाके शासी निकाय द्वारा पारित योजनाओं से बाहर जाकर शासी निकाय द्वारा चिन्हित पदाधिकारी जो अनुमोदित है उसे बाहर जाके काम जानबूझकर सिर्फ पैसे के लिए, कमीशन के लिए, पैसे उगाही के लिए इस तरह के योजनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें किसी भी जनप्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, योजना कोई भी जनप्रतिनिधि योजना सैंक्शन नहीं करता है, योजनाओं को पारित कराता है। जो डीएमएफटी की शासन निकाय है उसमें योजना पारित होता है, योजना पारित होने के बाद उसको जमीन पर उतारना, उसका कार्यान्वयन कराना, उसकी तकनीकी स्वीकृति, योजना का सर्वे कराना, तकनीकी स्वीकृति कराना, प्रशासनिक स्वीकृति देना, निविदा कराना, ये सारा पारदर्शी तरीके से कराना और गुणवत्ता के साथ योजनाओं को जमीन पर उतारने की पूरी जिम्मेवारी पदाधिकारियों की है। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी योजनाओं का पारित कराना। तो पदाधिकारी कहीं न कहीं शासी निकाय द्वारा पारित योजनाओं से बाहर के जाके योजनाओं को ले लिया, जो योजना चिन्हित, जो पंचायत चिन्हित किया गया उसे बाहर की योजनाओं को लिया गया। अब अगर रूल्स 235 फाइनेंशियल रूल्स कहता है कि आपको टेंडर करा के कराना है, तो आप बिना टेंडर कराए सीधे मनोनयन पर कराते हैं। मनोनयन पर सिर्फ कैबिनेट को ही अधिकार है, सरकार की कैबिनेट ही कर सकती है। तो इस तरह से जो पदाधिकारी के द्वारा किया गया, और उधर बोकारो जिला ने तो कई कीर्तिमान, इससे पहले की भी बात करें, हम एससीए की भी बात करते हैं। एससीए केंद्र सरकार के द्वारा हर जो उग्रवाद प्रभावित जिला है, ऐसे उग्रवाद प्रभावित जिला में केंद्र विशेष प्रायोजित योजना चलती है उग्रवाद के उन्मूलन के लिए। जो उग्रवाद चिन्हित पंचायत है वहां पर विकास योजनाओं को चलाने के लिए और लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बोकारो जिला में आप देखे होंगे एससीए में 6 करोड़ से ज्यादा का कैलेंडर, कागज में ही कैलेंडर बन गया, कागज में ही कैलेंडर बन गया, बट गया आंगनबाड़ी केंद्र में। बिना कैलेंडर छपे, बिना कैलेंडर बटाए, बिना कुछ किए
6 करोड़ का टेंडर जो उग्रवाद समाप्त करने के लिए, उग्रवाद क्षेत्रों के विकास के लिए जो राशि है, 6-6 करोड़ रुपए इन लोगों ने सीधे सीधे बिना कैलेंडर छपाए, बिना कैलेंडर बटाए 6 करोड़ का कैलेंडर बांट दिए। तो ये तो बोकारो जिला का, यहाँ के वहां के पदाधिकारियों का खेल है। और राज्य सरकार का ये जिम्मेवारी है कि राज्य सरकार ऐसे वित्तीय नियंत्रण रखे, वित्तीय अनुशासन कायम करे, और इस तरह की जो वित्तीय अनियमितता या गबन के मामला आती है तो सरकार को तुरंत संज्ञान लेके, तुरंत जांच करा के, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। हारदा एनकाउंटर मामले को लेकर और जो नगरी में रिम्स को जो प्रस्तावित है उस विषय को लेकर आप लोग का क्या स्टैंड है? आप लोग को भी लगता है कि वाकई इनकाउंटर फर्जी है? देखिए, निश्चित रूप से सुरजा हंसदा के साथ जो इनकाउंटर का कहानी रचा गया है, पूरी तरह से वो इनकाउंटर नहीं है, बल्कि वो फर्जी इनकाउंटर है। और निश्चित रूप से एक आदिवासी युवक के साथ इस तरह से फर्जी इनकाउंटर में एक आदिवासी युवक को मार देना, ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग सुरजा हंसदा को न्याय दिलाने तक सुरजा हंसदा के साथ खड़ा है, जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाता है। निश्चित रूप से राज्य सरकार, चूंकि तो राज्य सरकार को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। ये फर्जी इनकाउंटर में एक आदिवासी युवक ही मारा गया। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को एकदम आगे बढ़ चढ़ के इस घटना का सीबीआई जांच कराना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एसआईआर होना है बिहार के तर्ज पर तमाम राज्यों में, और संभवतः अक्टूबर से उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जिनमें कांग्रेस आरजेडी, उनका खुलकर विरोध है कि हम यहाँ एसआईआर नहीं होने देंगे। देखिए, ये एसआईआर जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम है, ये एक्ट के तहत है, कानून के तहत, और ये कोई नया नहीं हो रहा है। हर साल या जब बीच बीच में जब भी चुनाव आयोग को इसको लगता है कि कराती है, और उसमें 4 ही काम मूल रूप से होता है। एक, कि जो 18 साल जो उम्र प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लोगों का नाम जुड़ जाना है। जो लोग मर जाते हैं उनका नाम हट जाना है। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो जो शिफ्टिंग हो जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, तो उनका नाम हटा देना है। या किसी के नाम में कोई गड़बड़ी होती है, नाम में कोई गड़बड़ी है, तो उसको संशोधन के लिए, ये 4 प्रक्रिया के लिए चलाया जाता। तो मतदाता सूची जितनी पारदर्शी होगी, जितना एक्यूरेट होगा, जितना बेहतर होगा, मतदाता के हित में भी है, राज्य के हित में भी है, सरकार के हित में भी है। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया को जब हम निष्पक्ष और पारदर्शी करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से एक मतदाता का मतदाता सूची में एक ही जगह पर नाम है। तो ये जो विशेष एसआईआर जो चलना है, एसआईआर में यही काम होना है कि अगर किसी का नाम कई जगह पर है, तो अन्य जगह से हटा के एक ही जगह पर रहेगा। कोई मतदाता अगर की मृत्यु हो गई है, तो उसका नाम हटा देना है। अगर कोई मतदाता कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर गया, उसका करना है। या गलत तरीके से जो बाहर के लोग मतदाता सूची में, जैसे कि बांग्लादेशी, कई बांग्लादेशी हैं, या कहीं बाहर के लोग अगर गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम यहाँ पर डलवा लिए हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका नाम हटाना है। तो मतदाता सूची को पारदर्शी, स्वच्छ और निष्पक्ष बनाना कहीं से कोई आपत्तिजनक काम नहीं है। चुनाव आयोग के ऐसे काम में, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, सबको मतदाता सूची को शुद्ध बनाने में, निष्पक्ष बनाने में और फुल प्रूफ बनाने में सबको साथ देना चाहिए। इसमें कोई बहुत ये नहीं। अब मरा हुआ व्यक्ति का नाम अगर मतदाता सूची में, तो हटना चाहिए। अगर कोई बाहर के लोगों का मतदाता सूची में नाम आया है, तो वो भी हटना चाहिए। कोई नाम में सुधार करना चाह रहा है, तो नाम संशोधन होना चाहिए। इसलिए इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। समाज ट्रस्टी में शामिल हम लोगों ने हटा दिया गया है, जो भी चीजें हुई है पूर्व में वैसी ही रहेगी, वो एसटी का दर्जा में नहीं दिया जाता। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी राज्य में, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोगों को रहने का अधिकार है। हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर जाति को अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में अगर कुर्मी जाति के लोग, जो 1913 का नोटिफिकेशन, 1931 के नोटिफिकेशन में अगर यहाँ के कुर्मी जाति के लोग आदिवासी की सूची में शामिल थे, और अगर वे अपने संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं,
कुर्मी को फिर से आदिवासी की सूची में पुनः सूचीबद्ध करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं थी, इतिहास उठा के देखने की बात है। क्या आप 1901 का जनगणना देख ले, 11 का जनगणना देख ले, हर जगह आप स्पष्ट रूप से उसमें एबोरिजिनल ट्राइब कहता। तो जब हम आप 1901 में, 1911 में, 1931 में हम अब एबोरिजिनल ट्राइब थे, तो आज हम नहीं बदल सकते हैं। हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा जो भी कल थी आज भी मेरे पास वही है। तो निश्चित रूप से जो मांग है हर समुदाय का, हमें आदिवासी या आदिवासी से किन्हीं के हक अधिकार को मारने का ही नहीं, हम हर का सम्मान करते हैं, उनके भी हक अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन हम तो अपने हक अधिकार के लिए संवैधानिक तरह से लड़ाई कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को, हर समुदाय को एक दूसरे के भावना का कद्र करना है, उनका सम्मान करना है। और ऐसे भी अगर आप लार्ज जाके देखें, थोड़ा विस्तृत रूप से अगर सोचे, तो आज झारखंड में लगभग 26% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, और 26% अनुसूचित जनजाति के लोग रहने के बावजूद भी आज झारखंड हमारा ट्राइबल स्टेट नहीं है। अगर कुर्मी शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पर ट्राइब्स की संख्या 50% से ज्यादा हो जाएगी, और 50% से ज्यादा जब हो जाएगा तो ये ट्राइबल स्टेट हो जाएगा, और ट्राइबल स्टेट हो जाएगा तो उनका भी कल्याण होना है, हमारा भी कल्याण होना है, राज्य का भी कल्याण होना है। तो इसलिए हर व्यक्ति को इसमें विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो अपने हक अधिकार की बात करते हैं। आप पटना हाईकोर्ट का 5-5 जजमेंट देख ले, आप सेंसस रिपोर्ट देख ले, कई सर्वे का रिपोर्ट देख ले, आप 1913 का नोटिफिकेशन देख ले,